So in last class we discussed about the real cell, and also we have introduced the statement of Kirchhoff's law. है ना बेटे? So we have seen two statements of two different Kirchhoff's law. तो Kirchhoff's law में आपके क्या क्या आ गए थे? Kirchhoff's law. इसमें दो तरह का Kirchhoff's law में आपका दो लॉ था. There were two law of Kirchhoff's. One was KCL, Kirchhoff's current law. Other was the KVL, Kirchhoff's voltage law. तो इनके बारे में आज हम लोग एक एक करके जानेंगे कि Kirchhoff's current law और Kirchhoff's voltage law क्या कहता है. And I hope that we have written the statement in the last class. So now we will move ahead. तो Kirchhoff's current law कहता था कि जंक्शन का मतलब क्या है. सबसे पहले यहाँ जान लो जंक्शन का मतलब क्या होता है. जंक्शन वर्ड का क्या मतलब है. जंक्शन वर्ड का मतलब होता है कोई एक ऐसा पॉइंट जहां पर जो है एक से ज्यादा वायर कनेक्टेड हो, है ना. टू और मोर वायर्स आर कनेक्टेड. इसको जंक्शन नहीं कहते. जैसे ये हो गया, ये जंक्शन नहीं कहलाया. ये बताओ दो वायर है या एक वायर है? बताओ, बोलो बेटा. एक वायर है सर. एक ही वायर है. घूम गया, मोड़ दिए तो जंक्शन नहीं कहलाएगा. अब जंक्शन कहलाएगा. अब तो जंक्शन का मतलब है जहां पर डिवीजन ऑफ करंट हो रहा है. एक ही वायर है, इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन यहां से फ्लो होके जा रहा है वही इधर चला जाएगा. करंट का डिवीजन नहीं होगा. करंट डिवाइड होगा, बोलो, है ना. अगर ऐसे है, मान लो ऐसे जा रहा है, एक है, यहाँ पर 1 एम्पियर करंट है, तो इसमें कितना करंट होगा बोलो. तो 1 एम्पियर. 1 एम्पियर होगा, क्योंकि जितना करंट इधर आ रहा है उतना ही करंट यहाँ चला जाएगा. तो ये जंक्शन नहीं हुआ. मुड़ जाने का मतलब जंक्शन नहीं होता. अगर यहाँ पर कोई ऐसे वायर हो जाए तो करंट डिवाइड हो सकता है. कि यहाँ से 1 एम्पियर आ रहा है, यहाँ चला जाए 0.2 एम्पियर, यहाँ चला जाए 0.8 एम्पियर, है ना. तो सम बराबर होगा. देखो इसको क्या कहेंगे फिर, जंक्शन. इस चीज को मैं इधर बनाता हूं कि जंक्शन का मतलब क्या हो गया. अ पॉइंट इन द सर्किट एट विच डिवीजन ऑफ टेक्स प्लेस. कॉल्ड, हाँ सर ऐड कर दीजिए सर. अच्छा, ऐड कोई आया तो नहीं है? आ गया. अन्नू है ना सर, बोल रही थी. ठीक है. So a point in the circuit at which division of current takes place is called a junction. ठीक है बेटा. तो एक ऐसा पॉइंट जहां पर डिवीजन ऑफ करंट होता है उसे हम जंक्शन कहते हैं. तो उसी जंक्शन की बात कर रहा है कि किसी जंक्शन पे जितना करंट आएगा उतना करंट जाएगा, है ना. तो जैसे कि मान लो अगर मैं बनाता हूं ऐसे, सपोज करो कि दिस इज सम जंक्शन लाइक दिस. तो सपोज करो इसमें कुछ करंट है I1, है ना. इसमें करंट है I2, इसमें करंट है I3, इसमें करंट है I4 और इसमें करंट है I5. तो किरचॉफ्स करंट लॉ कहता है, व्हाट इज स्टेटेड बाय किरचॉफ्स करंट लॉ. किरचॉफ्स करंट लॉ कहता है कि जितना करंट, ये पॉइंट क्या कहलाएगा, जंक्शन, क्योंकि यहाँ पे डिवीजन ऑफ करंट. सो दिस पॉइंट इज जंक्शन. दिस पॉइंट इज अ जंक्शन. तो व्हाट इज स्टेटेड बाय किरचॉफ्स करंट लॉ. किरचॉफ्स करंट लॉ कहता है कि जितना करंट आएगा उतना करंट जाएगा. तो क्या है, जंक्शन की ओर कौन कौन आ रहा है बताओ. विच करंट इज कमिंग टुवर्ड्स द जंक्शन. कम ऑन. I1 I3. I1 एंड I3 जोड़ देंगे, है ना. अगर I1 I3 है तो दोनों को जोड़ देंगे. समझा, दोनों को जोड़ देंगे. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा बेटा,
यहां पर करंट कमिंग टुवर्ड्स द जंक्शन, करंट कमिंग टुवर्ड्स जंक्शन इक्वल टू करंट गोइंग अवे फ्रॉम जंक्शन, अवे फ्रॉम junction. Going towards the junction is equal to current coming away, current coming towards the junction equal to current going away from the junction. तो यहाँ क्या हो जाएगा, करंट कमिंग टुवर्ड्स द जंक्शन हो जाएगा I1 प्लस I3। देखो I1 भी आ रहा है और I3 भी आ रहा है, तो क्या लिखोगे, I1 प्लस I3। तो I1 प्लस I3 हो जाएगा करंट गोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन, दैट इज I2 प्लस I3 सॉरी I2 प्लस I4 प्लस I5। इज दैट क्लियर, है ना। क्योंकि देखो क्यों होता है ऐसा, इसका रीजन क्या है, रीजन ये है कि ये जंक्शन हुआ, दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ जंक्शन, दिस पॉइंट इज रिप्रेजेंटिंग अ जंक्शन, है ना। तो रीजन ये है कि किसी भी पॉइंट पे चार्ज का एक्यूमुलेशन नहीं होगा। अगर चार्ज का एक्यूमुलेशन होता जाएगा तो चार्ज का एक्यूमुलेशन होगा, है ना, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। अब जितना ज्यादा एनर्जी बढ़ेगा सिस्टम अनस्टेबल होगा, हीटिंग होगा, तो हीटिंग होगा तो जल जाएगा, है ना। तो क्या होता है, स्टेडी कहते हैं, सिचुएशन आता है जिसको कहते हैं स्टेडी स्टेट। तो व्हेन द स्टेडी स्टेट इज रीच्ड, देन जितना चार्ज कहीं पे आएगा उतना ही चार्ज वहां से जाएगा, है ना। सो तो अब हम लोग जैसे है रोज खाना खाते हैं, अगर हम रोज खाना खाते हैं, अगर हम सिर्फ खाते रहे पेट साफ ही ना हो तो क्या होगा भाई, है ना, गड़बड़ हो जाएगा ना, ब्लास्ट हो जाएंगे एक दिन, है ना, नहीं हो जाएगा गड़बड़। तो वही चीज है कंडक्टर के लिए भी सोचिए, अगर किसी पॉइंट पे चार्ज आता रहे जाए ही ना वहां से तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो इक्विलिब्रियम स्टेबलिश होना जरूरी है ना। तो जितना आएगा, जिस रेट से चार्ज आएगा उसी रेट से चार्ज जाएगा भी। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज करंट, यानी कि जितना करंट आएगा उतना ही करंट आपका किसी पॉइंट से दूर भी जाएगा, है ना। तो वही चीज है, यहाँ पर डिवीजन ऑफ करंट हो रहा है। द पॉइंट इन द सर्किट एट विच डिवीजन ऑफ द करंट टेक्स प्लेस इज कॉल्ड जंक्शन। तो किसी भी जंक्शन पे क्या होता है, किरचॉफ्स करंट लॉ, केसीएल मींस किरचॉफ्स करंट लॉ, है ना, या किरचॉफ जंक्शन लॉ भी कहते हैं, मैंने बताया था आप लोगों को। तो किरचॉफ्स करंट लॉ या किरचॉफ्स जंक्शन लॉ क्या बोलता है कि जितना करंट किसी पॉइंट पे आएगा उतना ही करंट उस पॉइंट से दूर भी जाएगा, ये जरूरी है। यानी कि हमें यहाँ से एक इक्वेशन मिल जाएगा, इस इक्वेशन से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, है ना। सो आई थिंक किरचॉफ्स लॉ इज क्लियर, करंट लॉ इज क्लियर टू एवरीवन। बोलिए, आप बोलो बेटा। एक बार बता दो ये कैसे होगा, I1 प्लस I3 ये जो क्यों? क्या बेटा, क्या कैसे होगा, I1 प्लस I3 इक्वल कैसे होगा I2 प्लस I4 के? करंट किरचॉफ्स करंट लॉ क्या कहता है, अभी 12th का पढ़ा नहीं है ना, तो आपको ये चीज याद बस रखना होगा, आपको एज ए फैक्ट याद रखना होगा, है ना। रीजन मैंने अभी बताया था, मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, लेकिन रीजन समझने के लिए आपको अभी आगे की सारे चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे, जैसे लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी पावर, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सारे चैप्टर पढ़ोगे तब जाकर के चीजें क्लियर होंगी। So we are not focusing on the reason for you for 11th class student. 11th class student के लिए मैं ये बात कर रहा हूं कि किरचॉफ लॉ या किरचॉफ जंक्शन लॉ जो है उसका स्टेटमेंट क्या था, ये बताओ क्या स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट तो लिखा था, दूसरा स्टेटमेंट मतलब, हाँ, एक पहला स्टेटमेंट और दूसरा, दो तरह से हमने लिखा था। पहले स्टेटमेंट के हिसाब से सोचो तो ध्यान देना सुजल, किरचॉफ करंट लॉ में हमने क्या लिखा था, नेट करंट कमिंग टुवर्ड्स द जंक्शन इक्वल टू गोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन। ये याद आ रहा है, लास्ट क्लास में पढ़ा था, बोलो। यस सर। तो बेटा जितना करंट किसी जंक्शन की ओर आएगा उतना ही करंट जंक्शन से दूर जाएगा। तो ये मैंने एक एग्जांपल लिया है, कि मान लो यहाँ पे जंक्शन है, जंक्शन का मतलब क्या होता है, देखो
a point in the circuit at which division of the current takes place is called a junction. तो डिवीजन कहाँ होगा? अगर ऐसे एक वायर है तो ऐसे एक वायर तो यहाँ डिवीजन नहीं हो रहा है ना? यहाँ जितना करंट उतना यहाँ गया, यहाँ गया, समझा? ट्रैफिक से समझिए, ट्रैफिक समझते हैं? ट्रैफिक जो होता है, मान लो एक सीधा रोड है, रोड ऐसे गया, मुड़ गया, फिर रोड ऐसे मुड़ गया, ये रोड है, सड़क है, तो इस सड़क पे जितनी गाड़ियां आएंगी उतनी गाड़ियां यहाँ से जाएंगी कि नहीं जाएंगी? बोलो बोलो, है ना? रोड है ये, घर नहीं है यहाँ कहीं का, समझे? तो सीधा हाईवे, यहाँ पे इस पॉइंट पे जितनी गाड़ियां इस पॉइंट से इधर आएंगी उतनी पॉइंट इधर चली भी जाएंगी, या फिर जितना ए पॉइंट को क्रॉस करेगा उतना ही बी को भी क्रॉस करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? बोलो। करेगा सर। हर पॉइंट को बराबर नंबर ऑफ गाड़ी क्रॉस करेगा ना भाई, हाईवे है ना, ऐसा तो नहीं है कि रुका रह जाएगा जिंदगी भर, है ना? वो क्या एक्सीडेंट नहीं हो गया, जो भी एक्सीडेंट भी होगा तो उसको उठा के तो ले जाएगा क्रेन वाला, क्रॉस तो करना पड़ेगा, है ना? तो यहाँ पर एक गाड़ी गई चाय समोसे जो खाना था खा लिया दुकान पे, फिर घर तो जाएगा, हाईवे पे थोड़ी बेड लगा के सो जाएगा, है ना? तो यहाँ है, या तो जो यहाँ से पास करेगा वो यहाँ से भी, रास्ता कहीं कट नहीं रहा है ना? लेकिन मान लो कि यहाँ पर से एक रास्ता इधर निकल जाता है, तो क्या होगा? हो सकता है कि यहाँ से जितनी गाड़ी आ रही है उतनी गाड़ी यहाँ से ना जाए, कुछ गाड़ी इसमें चले जाए, कुछ गाड़ी इसमें चला जाए, होगा ना? डिवाइड हो जाएगा ना? बोलो। तो डिवाइड हो गया तो इस पॉइंट को क्या कहेंगे? इस पॉइंट को क्या कहेंगे? जंक्शन। क्या कहेंगे? जंक्शन कहेंगे ना? हाँ, जंक्शन कहेंगे। वैसे ही आपका रेलवे में भी होता है, जब आप किसी रेलवे स्टेशन पे जाते हैं तो कई स्टेशन का नाम होता है जंक्शन, जैसे दिल्ली है, दिल्ली जंक्शन, है ना? हर एक स्टेशन पे जंक्शन नहीं लिखा रहता है। तो जंक्शन का क्या मतलब है? जंक्शन का मतलब है कि एक तरफ से जितनी गाड़ियां आई, है ना, वहां आने के बाद कुछ गाड़ियां इधर चली गई, कुछ गाड़ियां इधर चली गई, कुछ गाड़ियां इधर चली गई, मतलब यहाँ से गाड़ियां आकर के अलग अलग रास्ते में डिवाइड हो जा रही है, 2 या 3 रास्ते में। अगर हम दिल्ली की बात करें, दिल्ली तो कैपिटल ऑफ इंडिया, तो यहाँ तो हर तरफ से गाड़ियां आती है ना? तो ऑब्वियसली दिल्ली शुड बी अ जंक्शन, होगा ना? तो जंक्शन का मतलब है कि वहां पर डिवीजन हो रहा है ना? अगर हम इलेक्ट्रिकल सर्किट में बात करें तो किसका डिवीजन होगा? बोलो। इलेक्ट्रिकल सर्किट में बात करें तो किसका डिवीजन होगा? करंट का। चार्ज के है वो डिवीजन होगा, मतलब करंट का डिवीजन होगा। सो करंट इज गेटिंग डिवाइडेड, है ना? तो अलग अलग है, तो हो सकता आएगा तभी तो जाएगा, नहीं आएगा तो जाएगा। और ऐसा भी नहीं हो सकता, मान लो कि इंडिया के जितनी भी रेलवे स्टेशन है सब जगह से गाड़ियां दिल्ली सिर्फ आती हैं, जाती नहीं है, तो क्या होगा? बोलो। सिर्फ गाड़ियां दिल्ली आए और दिल्ली से वापस ना जाए तो क्या होगा? जाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जाम हो जाएगा। भाई 4 दिन 2-3 दिन के बाद पता चला कि दिल्ली में हर जगह ट्रेन ही ट्रेन लगी है ना? समझे? क्या होगा? भर जाएगा। उसके बाद क्या होगा? रहना मुश्किल हो जाएगा, है ना? हो जाएगा। तो कोई भी चीज का एक्यूमुलेशन अगर हो जाता है एक जगह तो जाएगा ना, है ना? तो वही चीज है। चार्ज का अगर मान लो, चार्ज अगर सिर्फ हर जगह से करंट सिर्फ यहाँ आ रहा है तो यहाँ पे सिर्फ चार्ज होता जाएगा, एक्यूमुलेशन होता जाएगा, और बहुत सारे चार्ज जब आ जाएंगे तो एनर्जी क्रिएट हो जाएगा। चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी होता है K Q1 Q2 by R। दिस इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज, 12th वाले पढ़े हैं। तो अगर बहुत सारे चार्जेज आ जाएंगे आसपास में एकदम चिपक चिपक के, तो जैसे जैसे चार्ज बढ़ता जाएगा तो क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी जाएगा, बढ़ता जाएगा ना। और ये नेचर का रूल है, सीख लीजिए, सिद्धांत है ना? ये नेचर का ही रूल है। हायर द पोटेंशियल एनर्जी लोअर इज द स्टेबिलिटी। जितना पोटेंशियल एनर्जी होगा सिस्टम उतना अनस्टेबल होता है ना? आगे आपको अभी काम ही आएगा, 11th वालों को बाद में काम आएगा। 12th वाली इस बात को जानिए, समझिए। हायर द एनर्जी लोअर द स्टेबिलिटी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी आपको ये चीज यूज होगा, हर जगह यूज होता है बेटा। ये तो नेचर का रूल है, मतलब प्रकृति का रूल है। यूनिवर्स के हर जगह ये एप्लीकेबल होगा कि अगर एनर्जी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी घटेगी। तो सिस्टम क्या चाहेगा? अपने आप को स्टेबल बनाना चाहेगा, है ना? तो स्टेबिलिटी कैसे बढ़ती है? बाय डिक्रीजिंग द पोटेंशियल एनर्जी, बाय रिड्यूसिंग द एनर्जी। तो जिसका पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम होगा उसका स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगा। तो अपने मर्जी से कोई अनस्टेबल तो नहीं होना चाहेगा। तो जो करंट है
एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज विल नॉट अकर, क्योंकि एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज होने से एनर्जी डेवलप होगा, एनर्जी हीट में कन्वर्ट होगा, और हीट में कन्वर्ट होते ही ये वायर जल जाएगा, इलेक्ट्रिकल सर्किट जल जाएगा, है ना, समझे। तो जो आपका स्टेडी स्टेट होता है, स्टेडी स्टेट मतलब कि आराम से सारी चीजें चल रही हैं, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, उस सिचुएशन में जितना करंट आएगा उतना करंट जाएगा। तो यहाँ जरा देखो क्या है, आ कौन कौन रहा है, I1 जो है इस जंक्शन की ओर आ रहा है, जे की ओर आ रहा है, जे जंक्शन, तो जंक्शन की ओर आपका I1 आ रहा है, I2 दूर जा रहा है, I3 आ रहा है, I4 अवे जा रहा है, और जा रहा I5 है भी सर अवे अबे। है ना। तो कौन कौन आ रहा है जंक्शन की ओर, तो क्या कहता है किरचॉफ्स लॉ, करंट कमिंग टुवर्ड्स जंक्शन इक्वल टू करंट गोइंग अवे फ्रॉम जंक्शन। सो करंट कमिंग टुवर्ड्स जंक्शन इज I1 एंड I1 I3 I1 plus I3 will be equal to I2 plus I4 plus I5. Is that point clear? बताओ सुजल बेटा। क्लियर हो गया। हाँ समझा ना। अब बाकी एनर्जी रिलेटेड चीजें वो तो आप आगे पढ़ेंगे, उसके लिए परेशान ना हो, बस याद रखो इसको, फॉर्मूला है, क्वेश्चन बनाना है, काम खत्म, है ना। और ऐसे भी रिजल्ट याद भी, अगर आपको रीजन पता भी चल जाए, रीजन मैंने इसे समझाया आपको, लेकिन अगर रीजन समझ में आ भी जाए तो भी आपको क्वेश्चन बनाते समय तो यही क्वेश्चन यूज होगा, अब इसको तो याद रखना ही रखना है ना। चलो समझा, इज दैट क्लियर बेटा। चलिए यहां तक नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं किरचॉफ्स लॉ का, करंट लॉ का दूसरा जो स्टेटमेंट है वो भी समझाऊं। एक ही चीज है, एक ही चीज है, दो तरीका है बोलने का। Are you there? आयुष पीयूष ने ज्वाइन किया क्या? देख लेते हैं सर इसमें। अनु बेटा आर यू देयर? यस सर। नहीं है सर पीयूष। इसको बोलो भाई ज्वाइन करेगा। नोटेड डाउन, बोलो। यस सर। समझ में आ गया ये चीज? यस सर। चलिए ठीक है, इसको मिटा, इसको नोट कर लीजिए। अब देखो दूसरा स्टेटमेंट हमने क्या लिखा था, लिखा था कि अलजेब्रिक सम ऑफ जंक्शन इज जीरो। तो अलजेब्रिक सम में अब यहाँ पे कन्वेंशन होता है। कन्वेंशन वर्ड का मतलब समझिए, कन्वेंशन वर्ड का मतलब क्या है कि एक चीज मानेंगे तो दूसरा उसका उल्टा होगा, है ना। तो यहाँ पर मान लो कि आपने बोला कि जो करंट जंक्शन की ओर आएगा उसको मैं पॉजिटिव लूंगा, जंक्शन की ओर जाने वाले को पॉजिटिव लेंगे, तो जंक्शन से दूर जाने वाला क्या हो जाएगा बोलो? नेगेटिव। नेगेटिव हो जाएगा ना। ये बात सबको समझ में आया? जंक्शन की ओर आने वाले करंट अगर हम पॉजिटिव बोलेंगे तो जंक्शन से दूर जाने वाले करंट को हम क्या बोलेंगे? नेगेटिव, है ना, वो चीज है। या इसका उल्टा, अगर जंक्शन से दूर जाने वाले को पॉजिटिव बोलेंगे तो जंक्शन की ओर आने वाले को क्या बोलेंगे? पॉजिटिव। निगेटिव बोलेंगे। हाँ, एक को पॉजिटिव तो दूसरा निगेटिव लेंगे। तो मेरे बच्चे ये बात समझ लीजिए आप लोग कि कन्वेंशन किसके ऊपर डिपेंड करता है, क्वेश्चन में नहीं लिखेगा, आपको मानना है ना। या तो इसी से करो, जितना करंट आ रहा है उतना करंट जा रहा है, इक्वेशन सेम आता है, मैं अभी दिखाऊंगा। कोई भी कन्वेंशन लो उससे इक्वेशन सेम आता है ना। तो केसीएल आपको ये भी कहता था कि द अलजेब्रिक सम ऑफ algebraic sum of
current at a junction is 0. algebraic sum of current at a junction, किसी जंक्शन पे करंट का अल्जेब्रिक सम क्या होगा, किसी जंक्शन पे करंट का अल्जेब्रिक सम जो होगा वो क्या होगा। अगर आप देखते हैं कि यहाँ पे कन्वेंशन क्या है, कन्वेंशन इफ करंट कमिंग टुवर्ड्स जंक्शन, JN फॉर जंक्शन, पॉजिटिव ले रहा हूं, देन करंट गोइंग फ्रॉम जंक्शन, जेन किसके लिए यूज किया मैंने, है ना, रेलवे स्टेशन पे देखो जेन रहता है ना, शॉर्ट में जेन लिख सकते हैं जंक्शन को, है ना। इफ करंट कमिंग टुवर्ड्स जंक्शन पॉजिटिव लेंगे तो करंट गोइंग अवे फ्रॉम जंक्शन नेगेटिव लेंगे, या उल्टा एंड वाइस वर्सा, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। केसीएल सारी चीजें, केवीएल बाद में पढ़ाऊंगा, पहले केसीएल लिखो, है ना, एंड वाइस वर्सा। केसीएल करो, 1-2 क्वेश्चन करो केसीएल पे, उसके बाद केवीएल, समझा। तो अलजेब्रिक सम में क्या करते हैं, ये रूल लगाते हैं। जैसे कि अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, है ना, एक एग्जांपल दे रहा हूं, देखो केवीएल को हटा दो, केवीएल बाद में डिस्कस करेंगे। लोग कोई जंक्शन है बेटा, यहां से करंट आया I1, यहां से गया I2, यहां से आया I3 और यहां से गया I4। जरूरी नहीं है बराबर, हो सकता है एक ही से आए तीनों से जाए, ऐसा भी हो सकता है ना। तो आपने क्या कहा था, जितना करंट आएगा उतना करंट जाएगा, जितना आएगा उतना जाएगा, उसके हिसाब से देखो, जितना आएगा, है ना, उतना जाएगा, यही ना पढ़ा था हमने, ओके, इज दैट क्लियर। जितना आएगा उतना जाएगा, यही पढ़ा था ना, कौन, करंट, है ना। यहाँ पे करंट की बात हो रही है, तो यहाँ हमारा 8 कितना रहा है, I1 प्लस I3, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा जितना जा रहा, दैट इज I2 प्लस I, है ना। अब दूसरा अप्रोच देखो, अगर मैं करंट कमिंग टुवर्ड्स जंक्शन को पॉजिटिव ले लूं तो I1 एंड I2 पॉजिटिव हो जाएगा। इफ करंट कमिंग टुवर्ड्स जंक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव, देन I1 पॉजिटिव हो जाएगा, I1 पॉजिटिव हो जाएगा, I3 भी पॉजिटिव हो जाएगा, I2 निगेटिव हो जाएगा और I4 निगेटिव मान लेंगे। तो अब अलजेब्रिक सम करेंगे, साइन डिसाइड करने के बाद क्या करेंगे, हमने I2 I3 I4 का साइन डिसाइड कर लिया, अब क्या करेंगे, अलजेब्रिक सम, स्केलर है ना, करंट इज स्केलर, अलजेब्रिक सम करेंगे। तो अलजेब्रिक सम करेंगे तो क्या आ जाएगा, I1 को क्या लिखेंगे, प्लस I1, I2 को क्या लिखेंगे, माइनस I2, I3 को क्या लिखेंगे, प्लस I3, I4 को क्या लिखेंगे, माइनस I4। और क्या कहता है, अलजेब्रिक सम ऑफ करंट एट अ जंक्शन इज 0, इसको क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। अब मेरे बच्चे आप ये बताओ कि क्या ये दोनों इक्वेशन सेम है, क्या इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 सेम है, क्या इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 सेम है, यस सर। Yes, sir. यानी कि मैं जितना आएगा उतना जाएगा यूज करूं या अलजेब्रिक सम 0 करूं, दोनों इक्वेशन सेम आएगा, Yes, sir. सेम आएगा। दोनों आएगा सेम। यहां से आपको क्या हो गया, I1 प्लस I3, इस दोनों को उधर ले जाओ तो फिर आ गया I2 प्लस I4, देखो सेम आ गया। अब आप ऐसे मानो कि कमिंग टुवर्ड्स जंक्शन इज नेगेटिव, है ना, या करंट गोइंग
फ्रॉम जंक्शन इज पॉजिटिव, वैसे भी लिखने की जरूरत नहीं है, समझने के लिए कर लो। इफ करंट गोइंग अवे इज पॉजिटिव, अवे वाला पॉजिटिव होगा तो आने वाला निगेटिव होगा, तो क्या बन जाएगा इक्वेशन, -I1 प्लस I2 माइनस I3 प्लस I4 इक्वल टू 0। तो क्या ये भी इक्वेशन सेम है? बोलो सेम है? यस सर। Yes, sir. सेम माइनस है कॉमन ले ना? लिया सर। माइनस कॉमन ले लिया, बस क्या फर्क पड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका I2 प्लस I4 इक्वल टू I1 प्लस I3। देखो सेम आ गया, I1 I3 इक्वल टू I2 प्लस I4। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, जाने वाले को पॉजिटिव लो या आने वाले को पॉजिटिव लो, या जितना आएगा उतना जाएगा लगाओ, किसी भी किरचॉफ्स लॉ सेम रिजल्ट देगा। ये बात क्लियर है सभी को? बोलो। Yes, Yes, sir. sir. सभी को क्लियर है? हाँ, चलो फिर नोट कर लो, अपने हिसाब से आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग एक दो क्वेश्चन देख बेस्ड ऑन किरचॉफ्स लॉ। कम ऑन डू इट। करो, कम ऑन डू इट। नोटेड डाउन। देव आवाज नहीं आ रही आपकी, आप जस्ट नोट कर लो, कोई क्वेश्चन पूछना है तो टाइप कर देना बेटा, है ना? आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, मेरी आवाज है, अगर मेरी आवाज क्लियर नहीं जा रही है तो आप ज्वाइन करो, रिकनेक्ट करो बेटा, रिकनेक्ट करिए, रिकनेक्ट करिए देव। रिकनेक्ट कर लो। ओके, इफ इट्स कमिंग देन इट्स फाइन। अगर आपको कोई अर्जेंट क्वेश्चन पूछना है तो या तो टाइप कर देना या रिकनेक्ट करके कर लेना, बिकॉज योर वॉइस इज नॉट कमिंग क्लियर। ओके, दैट्स फाइन, जस्ट राइट डाउन। हो गया सर। ओके, एक क्वेश्चन मैं लिखता हूं, मैं इधर रब कर देता हूं, इतना तो लिख ही लिए होगे। क्वेश्चन, find the currents I1, I2 and I3 in the following, है ना? सिक्स एम्पियर, 10 एम्पियर, 20
1 एम्पियर I1 है ना, 1 एम्पियर एंड I1। हो सकता है कि साइन जो मैंने दिखाया हो एंड वेरिएबल वाले का वो गड़बड़ भी हो सकता है, तो उसको भी आप सही कर सकते हैं, जो वैल्यू आएगा उससे पता चल जाएगा। अगर मान लो I1 की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो मतलब साइन सही दिखाया हुआ है, अगर I1 की वैल्यू निगेटिव आती है तो मतलब जो दिखाया है उसका उल्टा साइन होगा। समझ रहे हो ना? समझे? करो। तो ये पहला हो गया I1 के लिए। दूसरा, इधर मैं रब कर रहा हूं, दूसरा क्वेश्चन देखो। सर हाँ बोलो। 15 आंसर हुआ। 5 एम्पियर आएगा सर। 5 एम्पियर इज द करेक्ट आंसर मेरा बेटा। यस सर 5। Five आएगा। यस सर, यस सर। जल्दीबाजी नहीं करिए वरना गड़बड़ हो जाएगा। I1 4 एम्पियर, 3 एम्पियर, 6 एम्पियर एंड I2। I2 निकालिए। दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, सर दूसरा में I2 निकालना है ना। हाँ I1 तो यहाँ से निकल गया ना, तो I2 ही तो निकालोगे। I1 भी आप नहीं I1 वही वाला है ना, निकल गया था बेटा I1, तो I2 निकालो। है ना, I1 सेम I1 है, यही 12। है ना। या ऐसे कर दो, तुम्हें अगर कुछ दिक्कत लग रहा है तो ऐसे कर दो, है ना, समझा? तब तो हो जाएगा। 12 एम्पियर आएगा सर। हाँ I1 कर दो ऐसे, I2 ऐसे, तो तब तो बात बराबर हो गया, है ना। चलो अलग अलग ही रखो, जैसे इच्छा करे आप कर सकते हैं। चलो 2 एम्पियर, 7 एम्पियर, I1, I3। चलो I1 वही वाला है जो पहले था, थर्ड नंबर। I3 निकालो। जीरो आ जाएगा। 0 आ जाएगा, बिल्कुल सही है। तो यहाँ आप देखेंगे नेट करंट कमिंग इक्वल टू नेट करंट गोइंग। आ कितना रहा है भाई? आ रहा है 6 और I1। सो I1 प्लस 6 एम्पियर विल बी इक्वल टू 10 प्लस 1 एम्पियर। So this implies I1 will be equal to, I1 will be 11 minus 6, that is 5 ampere. Okay, clear है पीयूष? हाँ सर हो गया। सिंपल है। उसी तरह से यहाँ देखो, यहाँ पर बाहर कौन कौन जा रहा है? बाहर है I2। हाँ दो जगह I2 लिख दिए। कहाँ गलती से I1 तो आपने I2 लिखा ऊपर I1 वाले था को। ना, I1 था ना। हाँ तो बाहर जा रहा है I1। ओके, तो फिर गड़बड़ ही हो जाएगा। I2 तो खत्म हो गया, फिर ये तो गड़बड़ हो जाएगा, बैलेंस ही नहीं होगा, है ना। I1 बाहर जा रहा है, 4 एम्पियर बाहर जा रहा है, प्लस 6 एम्पियर बाहर जा रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 3 एम्पियर प्लस I2।
तो यहाँ से आप जब सॉल्व, I1 कितना था 5 था, तो 15 एम्पियर हो जाएगा ये I1 को 5 रखने पे, सो दैट इज 3 प्लस I2। तो I2 क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज I2 विल बी 12 एम्पियर। सो I2 इज 12 एम्पियर। कितना अवे जा रहा है, I3 और 7, 0 है। तो I3 प्लस 7 एम्पियर, ये क्या था 5 एम्पियर था, तो ये हो गया आपका 5 plus 5 2 एम्पियर प्लस 2 एम्पियर। तो 7 कट गया, I3 में 0 0 हो जाएगा, इसमें नहीं जाएगा क्योंकि वैसे ही बनाया, तो कैसे चला जाएगा, कहां से आएगा, इसके लिए करंट नहीं आएगा, है ना। चलो सर हाँ, I3 में 0 इसलिए है क्योंकि उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। ये बहुत रीजन हो सकता है। मान लो ये खुला हुआ है वायर, ये सर्किट है ही नहीं, ओपन वायर है, तो ओपन वायर में करंट थोड़ी बहेगा, है ना। तो हाई भी कह सकते हो, ओपन वायर का भी रेजिस्टेंस क्या मानते हैं, इंफिनिटी मानते हैं, है ना। सो व्हाट एवर बी द रीजन, यू कैन से दैट इट इज ऑफरिंग इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, यू कैन से दैट, है ना, बिल्कुल, दैट इज इक्वल टू ऑफरिंग इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, कह सकते यहाँ हैं। सर यहाँ I3 बाहर जा रहा है और 7 एम्पियर भी तो बाहर ही जा रहा है ना, दोनों। कौन बाहर जा रहा है, I3 हाँ, तो I3 बाहर जा रहा है, 7 एम्पियर भी बाहर जा रहा है, तो दोनों को ऐड किया ना, नेट करंट गोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन, अवे वाले में दोनों को ऐड हो गया I3 प्लस 7, और टुवर्ड्स में क्या हो गया 2 प्लस 5, है ना बेटा। चलो समझ गया, किरचॉफ लॉ लगा लोगे, करंट लॉ इज क्लियर, इज किरचॉफ करंट लॉ क्लियर, चलिए Yes, अच्छी sir. बात है, ओके। Should I rub it now? Yes, sir. KCL is clear, Kirchhoff's current law, of Johnson's law, एक ही चीज है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, एक मिनट, किरचॉफ जंक्शन लॉ से पहले एक बात और डिस्कस कर लो, छोटी सी बात, है ना, कर पाएंगे दोनों यूज, कोई बात नहीं, फिर भी सेल तो बात थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। आओ देखो, वोल्टेज अक्रॉस अ, है ना, वोल्टेज अक्रॉस अ सेल, तो सेल में क्या होगा, अगर मैं ईएमएफ की बात करूं, जैसे मान लो ये सेल है बेटा, रेसिस्टेंस में तो पता है करंट के डायरेक्शन में वोल्टेज घटता है, पता है ना, डायरेक्शन में करंट होता है उस डायरेक्शन में वोल्टेज ड्रॉप होता है, करंट के अपोजिट जाएंगे तो वोल्टेज बढ़ेगा, पता है ना, रेसिस्टेंस में डिस्कस किया था, यस सर। है ना, क्योंकि करंट फ्लो करता है हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज, तो हाई से लो मतलब करंट के डायरेक्शन में मूव करेंगे तो वोल्टेज घटेगा, है ना। लेकिन बैटरी में, सेल में क्या है, सेल में हमें पोलरिटी देता है माइनस प्लस, तो अगर आप से बी जाएंगे
ए से बी जाएंगे, ए टू बी, अगर इधर मूव करेंगे तो वोल्टेज इंक्रीज, क्योंकि निगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं। करंट किधर भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, करंट इधर हो करंट इधर हो उससे कोई मतलब नहीं है। करंट नहीं देखना है बैटरी में, बैटरी में क्या देखना है कि प्लस से माइनस जा रहे हैं या माइनस से प्लस जा रहे हैं। इफ यू मूव negative to positive terminal of a cell, then voltage क्या होगा, इंक्रीज होगा। इंक्रीज है पहला चीज है। इसी का उल्टा अगर मैं इधर जाऊंगा तो प्लस से माइनस जाऊंगा तो उतने से ही घट जाएगा। मान लो इसका ईएमएफ है आपका ई इज द ईएमएफ, तो कितने से बढ़ जाएगा, ए से बी जाएंगे तो हो गया वीबी, इसका हो गया वीए, तो यहाँ इसका ज्यादा है तो वीबी माइनस वीए क्या हो जाएगा, वीबी इज हायर देन वीए, तो वीबी माइनस वीए विल बी इक्वल टू ई, है ना, ई से वोल्टेज बढ़ जाए। तो इसको नोट करो तो हो गया बेटा, नोटेड। इसी का उल्टा, इफ यू मूव फ्रॉम positive to positive terminal to of a cell, positive terminal to negative terminal of a cell, then वोल्टेज क्या होगा, पॉजिटिव से निगेटिव जा रहे हैं बताओ, तो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज जा रहे हैं तो घट जाएगा ना, तो नीचे दिखा दो डिक्रीजेस, डिक्रीज हो जाएगा। यानी कि आप इनिशियल बी से आप ए पे जाओ तो चेंज इन वोल्टेज क्या हो गया, फाइनल माइनस इनिशियल, तो वीए माइनस वीबी, इस केस में वीए माइनस वीबी है ना, डेल्टा वी, डेल्टा क्या हो गया, यहाँ भी डेल्टा वी देखेंगे ना, तो डेल्टा का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था ना, फाइनल माइनस इनिशियल, तो जब आप ए बी जा रहे हैं तो फाइनल हो गया बी, तो वी बी माइनस बी ये पॉजिटिव हुआ क्योंकि बढ़ गया, लेकिन अगर घट रहा है तो डेल्टा वी विल बी, अगर मैं बी से ए जा रहा हूं इस केस में क्या हो रहा है, ऐसे है देखो, माइनस प्लस, क्या उल्टा लिख दिया, एक मिनट, तो ये हो गया मेरा बेटा ए और ये हो गया बी, सो हाउ वी आर मूव्ड फ्रॉम बी टू ए, अगर बी टू ए मूव करेंगे, बी से ए जाएंगे, पॉजिटिव से नेगेटिव जाएंगे, तो दैट विल बी वीए माइनस वीबी एंड दैट विल बी माइनस ई, यानी कि माइनस ई की वैल्यू जो होगी, मान लो 10 वोल्ट है, यहाँ 10 वोल्ट, यहाँ हो जाएगा माइनस 10 वोल्ट। क्लियर है, बोलो, ये बात क्लियर है सभी को? Yes, sir. सुजल क्लियर है बेटा? यस सर। ओके, अनु, अनु इज Yes, sir. ड्रोन, यस सर। पीयूष, अर्पित,
यस सर क्लियर है। ओके, आयुष, हाँ सर क्लियर है। राघव, सर अंशु, यस सर क्लियर है। ओके, रितिका, Yes, sir. ओके, देव, यस सर। ओके, चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने वोल्टेज का देखा कि बैटरी में हम माइनस से प्लस जाएंगे तो बढ़ेगा, और प्लस से माइनस की ओर जाएंगे तो वोल्टेज उतने से ही होगा। अगर बढ़ेगा तो ऐड कर देंगे, घटेगा तो कम कर देंगे। अब सुनो मेरी बात, किताबों में अलग अलग तरीके से लिखे होते हैं, कोई गलत नहीं लिखा हुआ है, पर हमारा अपना अपना तरीका है। मैं मानता हूं कि अगर कोई चीज बढ़ रहा है तो उसको जोड़ दो, और घट रहा है तो उसको घटा दो, है कि नहीं? बोलो बोलो, अगर कोई चीज बढ़ रहा है तो उसको जोड़ दो और घट रहा है तो घटा दो, सीधा सा हिसाब है। जैसे कुछ बुक्स में क्या करते हैं, वोल्टेज के लिए यूज होता है वोल्टेज ड्रॉप। क्या यूज होता है? वोल्टेज ड्रॉप। तो अब घटेगा तो ड्रॉप होगा ना, अगर कोई वोल्टेज ड्रॉप, ड्रॉप मतलब घटना, तो क्या करते हैं कुछ बुक की घट लिखते हैं, बढ़ता है तो निगेटिव लिखते हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं वाला है, क्योंकि अलजेब्रिक सम टोटल क्या आने वाला है? जीरो आने वाला है। तो अगर जीरो आने वाला है तो ये बताओ, a माइनस बी को मैं जीरो लिखूं या से प्लस बी को जीरो लिखूं, क्या दोनों अलग है? बोलो, ये बताओ, क्या a माइनस को जीरो लिखना और माइनस से प्लस बी को जीरो लिखना, क्या ये दो डिफरेंट चीज है? नो सर, हमने माइनस कॉमन। नो सर। दोनों बराबर ही हुआ। तो एक्चुअली में कई बार क्या होता है कि बेटा आप लोग कंफ्यूज होते हो कि सर आप प्लस बुक में माइनस लिखता है, या सर आप एक बुक में तो प्लस लिखा है दूसरे में माइनस लिखा है ना? तो बिल्कुल कंफ्यूज के सब कुछ जीरो होना है। अगर a प्लस बी माइनस ई को जीरो होना है तो मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, माइनस ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी प्लस ई को जीरो लिख सकते हैं। क्या दोनों सेम है? क्या दोनों सेम है? बोलो। हाँ सर। तो ये दोनों सेम है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं, है ना? तो मैं क्या सोचता हूँ, बढ़ रहा है तो बढ़ा दो, घट रहा है तो घटा दो, उल्टा लिखने हो सकता है, वो चीज है ना? पर आप कोई भी प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। आप ड्रॉप को पॉजिटिव ले सकते हैं या राइज को पॉजिटिव ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना? आइए अब हम लोग आते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ पे। बहुत ही आसान है, अगर किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ सीख गए तो सब कुछ बनने लगेगा, सारे क्वेश्चंस बनने लगेंगे, लेकिन उसमें कमांड करना थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा डिफिकल्ट। इजी चीज है, कॉम्प्लिकेशन नहीं है, मेंटल कॉम्प्लिकेशन है। दिमाग से अगर हमने टफनेस को दूर कर दिया तो किरचॉफ्स लॉ आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो, तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, करंट लॉ वाज इजी, so now we are going to understand Kirchhoff's voltage law, that is KVL. Kirchhoff's voltage law, that is KVL, we are going to discuss today. Okay,
चलिए बेटा, okay, is this clear? देखो, so what is stated by Kirchhoff's voltage law? First of all, we will write the statement again. So statement is the algebraic sum of जीरो। ओके, देखो, सो व्हाट इज द स्टेटमेंट, दिमाग में बैठा लीजिए। द अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज, द अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज अक्रॉस ईच एलिमेंट, algebraic sum of voltage across each element of an electrical circuit is zero in a closed loop. Electrical circuit in a closed loop is zero, है ना। जब तक लूप नहीं बनेगा करंट फ्लो नहीं करेगा, समझो। ओपन सर्किट में, ओपन वायर में कभी करंट नहीं फ्लो करता है ना, लूप बनता है हमेशा, सारे वायरिंग लूप में होते हैं। तो क्या कह रहा है, द अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज अक्रॉस ईच एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट, है ना, इन अ क्लोज्ड लूप इज जीरो। स्टेटमेंट लिख लिया। अब देखो समझो, मैं छोटा सा इलेक्ट्रिकल सर्किट लेता हूं। सर्किट के बारे में मैंने क्या बताया, दिखाया था ना लास्ट क्लास में। व्हाट इज एन इलेक्ट्रिकल सर्किट? एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सम एक्टिव एंड पैसिव डिवाइसेस, है ना, फॉर्मिंग अ क्लोज्ड लूप, है ना, वन और मोर क्लोज्ड लूप। जो भी, एक से ज्यादा लूप भी हो सकते हैं एक सर्किट में, है ना, दिखाया था, याद आ रहा है। एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, Yes, sir. an electrical circuit is a combination of some active and passive electrical devices forming loop। याद आ रहा है? एक्टिव डिवाइस कौन से होंगे, जो आपको करंट सप्लाई कर सकते हैं, जैसे सेल, बैटरी, जनरेटर, एसी जनरेटर, डीसी जनरेटर, दीज आर एक्टिव डिवाइसेस। पैसिव डिवाइसेस कौन होंगे, जो एनर्जी कंज्यूम कर सकते हैं, रेसिस्टर्स, है ना, कैपेसिटर, इंडक्टर, आगे चल के आप लोग पढ़ेंगे। अभी 12th वालों ने भी कैपेसिटर पढ़ा है, इंडक्टर नहीं पढ़ा है। तो कैपेसिटेंस, है ना, रेसिस्टेंस, ओके, और भी होता है, एसी, टीवी, ट्यूबलाइट, फैन, ऑल दीज आर यूजिंग द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मोटर, मोटर क्या होता है, एनर्जी यूज करता है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करता है, प्रोड्यूस नहीं करता है ना, वो चीज है। सो दीज आर द डिवाइसेस which are using the energy, consuming the energy, so they are called passive device. Energy, electrical energy consuming device are passive, and electrical energy producing device are active devices. Is that clear? तो वो चीज है। Yes, तो ये हमने sir. पढ़ा था। तो an electrical circuit, basically we are talking about an electrical circuit consists of passive electrical device। मान लो सिर्फ पैसिव ही पैसिव है ना, घर में एसी है, फ्रीज है, सब कुछ है, हीटर है, है, सब कुछ है, बिजली नहीं है, क्या होगा, है ना, फायदा नहीं, बोलो, कोई फायदा नहीं है। तो पैसिव डिवाइस सिर्फ होने से काम नहीं चलेगा, इसका भी कनेक्शन होना चाहिए ना। हाँ, तो एक्टिव डिवाइस होना चाहिए, अदरवाइज काम नहीं चलेगा, है ना बेटा। तो बिजली का भी होना जरूरी है। ओके, देखिए, तो हमने बोला यहाँ पर, अब किरचॉफ्स लॉ की हम बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। द अलजेब्रिक सम ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस ईच एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट इन अ क्लोज्ड लूप इज जीरो। दैट इज व्हाट वी स्टेटेड इन किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ।
या किरचॉफ्स लूप लॉ कहते हैं, क्योंकि लूप में लगाते हैं। लूप का मतलब क्या होता है? क्लोज्ड पाथ, है ना, यानी क्लोज्ड पाथ इज कॉल्ड लूप। लूप का यहाँ पे मतलब क्या है? लूप मीन्स क्लोज्ड पाथ। क्लोज्ड पाथ, पाथ का मतलब क्या है? वायरिंग, वायरिंग जो होगा वो पाथ होगा, वायर का क्लोज्ड पाथ होगा, यस सर। है ना, वो चीज है। पाथ का मतलब ये नहीं कि रास्ता, है ना, वो क्लोज सर्किट भी तो बोल सकते हैं। सर्किट, हाँ, क्लोज पाथ या सर्किट, सर्किट में ही क्लोज लूप है ना, वो चीज, सब एक ही चीज है, एक ही चीज का घुमा फिरा कर चीज होता है ना। पाथ बोलो, सर्किट बोलो, जो भी है सब एक ही चीज है। यहाँ पे सबका मतलब एक ही है ना। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जानते हैं, एक छोटा इलेक्ट्रिकल सर्किट लेता हूं बेटा, ये देखो, जैसे कि यहां पर एक सेल ले लिया, सेल ले लिया, एक रेसिस्टर ले लिया, एक ही लूप लूंगा मैं, ज्यादा नहीं लूंगा अभी। एक ही लूप लूंगा और इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको दूंगा करने, अभी सब आप सीख जाएंगे। सपोज कर लो दिस इज द लूप, ये क्लोज पाथ है कि नहीं बताओ? क्या ये इलेक्ट्रिकल सर्किट है? इज दिस एन इलेक्ट्रिकल सर्किट और नॉट? यस सर, सर है। E1, R1, R2, E2, E3, R3, आइडियल सेल लिया है ना। क्यों इलेक्ट्रिकल सर्किट? इसमें एक्टिव और पैसिव दोनों डिवाइस लगे हैं। अगर मैं सिर्फ रेसिस्टर लगा दूं ऐसे R1, R2, R3, R4, क्या ये इलेक्ट्रिकल सर्किट है? नो सर, इसमें No, बैटरी sir. नहीं है। बैटरी है ही नहीं, करंट बहेगा ही नहीं, तो ये कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट नहीं है, इसमें कोई करंट नहीं बहेगा, है ना। तो यहाँ पे पता चलती है, ये फ्रीज है, ये फैन है, ये ट्यूबलाइट है ना, सब लगा हुआ है, बिजली नहीं है ना, नहीं है ना, तो वही चीज है। बेसिकली दिस इज नॉट एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। इलेक्ट्रिकल सर्किट होने के लिए एक्टिव और पैसिव डिवाइस दोनों का होना जरूरी है। अब किरचॉफ्स लॉ देखो, हम लूप में हमको क्या कह रहा है? यहाँ पर हमें ये कह रहा है ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस ईच एलिमेंट, यानी कि सभी के अक्रॉस, इसके अक्रॉस कुछ वोल्टेज होगा, इसमें भी वोल्टेज होगा, इसमें भी वोल्टेज, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, सभी के वोल्टेज का क्या होगा? 0 होगा। यही कह रहा है, जी सर। यही कह रहा है। तो अब हम देखते हैं, मैं इस लूप में अब हमें मूव करना है। हम कैसे मूव कर सकते हैं? जैसे मेरी मर्जी वैसे मूव कर सकते हैं। एक मिनट। तो हम जो है लूप में क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जैसे इच्छा हो हम मूव कर सकते हैं, आंसर सेम ही आना है। मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। सपोज करो कि मैं क्लॉकवाइज मूव कर रहा हूं, ऐसे घूम रहा हूं लूप में। क्लॉक कहां से शुरू करें? कहीं से भी शुरू करें, किसी भी पॉइंट से शुरू कर सकते हैं। सपोज करो मैंने ए या नाम दे देते हैं, चलो ए बी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप किस पॉइंट से शुरू कर रहे हैं, है ना। पर क्या है? क्लोज्ड लूप। क्लोज्ड मतलब जहां से शुरू करेंगे वहीं पे खत्म करेंगे। ये बात में आ रहा है, जहां से शुरू करेंगे वहीं पे खत्म करेंगे। ये बात समझ रहे हो? तभी तो क्लोज्ड लूप बनेगा। ए से चलेंगे, अगर क्लॉकवाइज घूमना है तो ऐसे चले, ऐसे चले ऐसे यू आए और वापस कहां आ गए? ए पे। तो ऐसा करने पे इनिशियल पॉइंट का वोल्टेज क्या होगा? VA। फाइनल पॉइंट का वोल्टेज क्या होगा? VA। तो टोटल वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाएगा या चेंज क्या हो जाएगा? What is the difference? What is the drop or rise in the voltage? सर 0 हो जाएगा सर, VA माइनस हो जाएगा ना, इनिशियल भी VA, फाइनल भी VA, जहां से चले वहीं आ गए तो 0 हो जाएगा ना वोल्टेज ड्रॉप। समझा? जी सर। ये चीज है। हाँ, तो वोल्टेज ड्रॉप 0 हो जाएगा। सो चलिए
हम लोग यहाँ पर ए पॉइंट से मूव कर रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कंपटीशन में ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, मन में रखिए सारी बातों को और मूव कर जाइए। अगर आपको इच्छा हो कि कोई गलती ना हो तो भले ही एरो बना के दिखा देना मन में, है ना, या डायग्राम में रफ में बना लो। एग्जाम वाले को थोड़ी बताना ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव वाले में सब चीज बताना पड़ेगा बोर्ड एग्जाम में कि भाई हम क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, एक पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, सब लिखना पड़ेगा। तो कैसे लिखोगे? अप्लाइंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। याद रखो, ऐसे शॉर्ट में मत लिखना बोर्ड में, बोर्ड वाले बच्चे शॉर्ट में मत लिखना। क्या लिखोगे? किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ पूरा लिखोगे, शॉर्ट नहीं होता है बोर्ड में, है ना। अप्लाइंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ एंड मूविंग इन द लूप। अगर ज्यादा लूप है तो नाम दे देंगे 1 2 3 इस तरह से। मूविंग इन द लूप, मान लो इसका नाम लूप 1 दे दिया, तो लूप 1 है ना, इन क्लॉकवाइज स्टार्टिंग फ्रॉम ए। अंडरस्टूड है कि केवीएल लगा रहे हैं तो क्या होगा, एंड कहां पे करेंगे? क्लोज लूप, मतलब ए पे ही करेंगे। तो अब चलो बढ़ते जाते हैं। हमने मान लिया करंट आप किधर मानेंगे, करंट किधर भी मान सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। अगर हमने करंट का डायरेक्शन गलत जाएगा, बोलो, करंट का डायरेक्शन अगर हमने गलत माना होगा तो क्या आ जाएगा? निगेटिव आ जाएगा, समझा? हाँ, निगेटिव आ जाएगा। अगर आपने सही डायरेक्शन लिया होगा तो पॉजिटिव आएगा, जीरो होना होगा, अगर जीरो होना होगा तो जीरो आ जाएगा, कोई भी डायरेक्शन लो, है ना, वो चीज है। तो मान लो मैंने मान लिया कि करंट ऐसे बह रहा है, ऐसे बह रहा है करंट। यहां बोलो तो कहीं जंक्शन है क्या? इज देयर एनी जंक्शन इन दिस लूप? नो सर। नो सर। वहीं पे कोई जंक्शन नहीं है, देखो बस वायर घूमता जा रहा है, एक ही वायर है ना। हाँ सर। तो सब कोई एक ही साथ है, यानी कि सब में करंट सेम होगा, सब सीरीज जैसा हो गया, नथिंग लाइक पैरेलल, है ना। यानी कि करंट का डिवीजन नहीं होगा। अगर यहाँ पे आई करंट होगा, यहाँ भी आई करंट होगा, यहाँ भी आई करंट होगा, और यहाँ भी आई करंट होगा। ये बात सबको क्लियर है? क्योंकि देयर इज नो जंक्शन इन दिस लूप, इट्स क्लियर? क्योंकि यहाँ इस लूप में कोई जंक्शन नहीं है डिवीजन ऑफ करंट। बोलो, तो डिवीजन होगा करंट का, उसको हम आगे क्वेश्चन में देखेंगे, पहले इसको समझ लीजिए लॉ को। तो अप्लाइंग केवीएल किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ एंड मूविंग इन द लूप 1 इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम ए। तो चलो स्टार्ट करते हैं ऐसे और अपना काम शुरू करते हैं। क्या रूल पढ़ा है हमने? करंट के डायरेक्शन में रूल याद रखना है, रूल 1 है ना। करंट, अब इतना बस आप समझ लो, मैं बोल देता हूं, लिखा चुका हूं आप लोगों को। रूल ये याद रखिए कि करंट के डायरेक्शन में वोल्टेज बढ़ता या घटता है? रेसिस्टेंस में घटता है। घटता है। कितने से घटेगा? अगर करंट आई है, रेसिस्टर आर है, तो कितने से घटेगा? बोलो, कोई रेसिस्टर है बेटा, आर है, और करंट ऐसे जा रहा आई, तो मैं ए से बी जाऊंगा, तो ए से बी जाऊंगा तो वोल्टेज बढ़ेगा या घटेगा? पहले ये बताओ। घटेगा सर। कितने से? मतलब आई आर को मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना है। वही माइनस आई आर, है ना, ओम्स लॉ लगाएंगे ना, इक्वल टू आई आर। तो आई आर का वोल्टेज ड्रॉप होगा तो ए बी जाएंगे तो माइनस आई आर हो जाएगा, यानी कि आई आर से घट जाएगा। समझा ये बात सबको ही? बोलो, ये बात सबको क्लियर है? हाँ। और अगर वही मैं अगर करंट अगर ऐसे रजिस्टर में, तो बताओ वोल्टेज बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। कितने से? आई आर से, है ना, अगर आई करंट है तो वही चीज। अब बैटरी में क्या पढ़ा था? रूल 2 बैटरी में क्या पढ़ा था कि पॉजिटिव से निगेटिव जाने पे घटेगा और निगेटिव से पॉजिटिव जाने पे बढ़ेगा।
रूल याद हो गया? हाँ सर याद हो गया। बैटरी में क्या पढ़ा था? पॉजिटिव जाने में घटेगा, निगेटिव से पॉजिटिव में बढ़ेगा। अब पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं अपनी जर्नी एंड वी आर मूविंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। वी आर मूविंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए। अब एक एक करके, एक ही बार में सबको सोचेंगे तो हमारा गड़बड़ हो जाएगा। एक एक करके जंप करना है। तो पहला एलिमेंट कौन आया? बैटरी आया, सेल आया। बताओ वोल्टेज बढ़ेगा कि घटेगा जब हम सेल को जंप करके इस साइड से कर जाएंगे? घटेगा। कितने से घटेगा? कितने से घटेगा? E1 से माइनस घटेगा। आई आर। बेटा माइनस आई आर इसमें क्यों आएगा? बैटरी है, बैटरी में E1 होगा ना, जो इसका EMF है। जी सर जी। अरे मेरा बच्चा, बैटरी में मैंने देखो क्या लिखाया है पिछले, अभी इससे पहले क्या लिखाया है। बैटरी में EMF से ना घटता है। IR बैटरी में थोड़ी होता है, रेसिस्टेंस में होता है। हाँ जी, हाँ सर गलती बोल दी। हाँ सर। तो ध्यान रखो ना। चलो तो हम ए से यहाँ जाएंगे, यहाँ आएंगे तो बैटरी को जंप किए, बैटरी को जंप किए, प्लस से माइनस गए तो घट गया। कितने से घट गया? तो घटाते कैसे हैं? माइनस करके। तो माइनस E1 है ना। अब आगे प्लस माइनस जो आएगा देखेंगे। पहला हो गया माइनस E1, यहाँ आ गए। एक एक करके करना है। यहाँ रेसिस्टर को जंप करो। बताओ करंट के डायरेक्शन जा रहे हैं या करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं? जब ऐसे गए तो ए से चल के जा रहे हैं, यहाँ आए, यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, तो करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं या करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं? R1 में करंट के डायरेक्शन में। करंट इधर ही तो है, तो करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो वोल्टेज घटेगा या बढ़ेगा? R1 में घटेगा। कितने से? माइनस आई आर। मतलब IR1 से घटेगा। घटेगा तो माइनस कर देंगे, R1 कर देंगे, माइनस IR1। आई घटेगा IR1 से। सुनो, घटेगा कितने से? IR1 घट रहा है तो माइनस कर दिए। माइनस E1 माइनस हुआ, बी पे पहुंच गए। क्लियर हुआ? बोलो जल्दी बोलो। यस सर। यहां तक क्लियर है? बी से आगे बढ़ो। एक एक करके जंप करना है। किसको जंप करेंगे? R2 को। तो बोलो R2 में वोल्टेज बढ़ेगा कि घटेगा? R2 में वोल्टेज बढ़ेगा कि घटेगा? करंट के डायरेक्शन में ही जा रहे हैं। घटेगा सर। घटेगा तो क्या हो जाएगा? माइनस IR2। माइनस IR2। हाँ, माइनस से प्लस जा रहे हैं, वोल्टेज बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा सर। बढ़ेगा सर, ऐसे आएगा बढ़ेगा। बेटा, क्लॉकवाइज में जाना है। हाँ बढ़ेगा, बिल्कुल सही। ऐसे घूमते हुए जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं। जी एक सर एक बढ़ेगा करके। सर। हाँ, तो R2 को क्रॉस कर गए। R2 के बाद किसको क्रॉस करेंगे? इसको करेंगे, जिसका नंबर आएगा प्लस E2 सर। माइनस प्लस, तो प्लस E2। क्या प्लस लिखोगे? प्लस E2। ठीक है, प्लस E2। हाँ बेटा, हाँ कुछ पूछ रहे थे? प्लस E2 क्लियर है ये? इसमें कोई डाउट हो तो पूछ। अब सी पे आ गए। सी से अब ये इसको जंप करेंगे। वायर तो वायर है ना, वायर का, हाँ वायर का रेसिस्टेंस नहीं बन लेते हैं, कनेक्टिंग वायर का। तो प्लस से माइनस जा रहे हैं, तो माइनस E3, माइनस E3 है ना। नीचे अच्छे से लिख देता हूं, जगह कम है ऊपर। माइनस E1 माइनस IR1 माइनस IR2 माइनस E3। माइनस E3 हो गया। अब यहां आ गए, यहां से अब आगे जाएंगे। बोलो वोल्टेज बढ़ेगा कि घटेगा? R3 में, R3 में वोल्टेज बढ़ेगा कि घटेगा? यहां तक पहुंच गए हैं हम। अब यहां जाना है, ए पे आना है। घटेगा ना, करंट इसी डायरेक्शन में है ना। तो ये हो जाएगा माइनस, घटेगा तो माइनस IR3। वापस ए पे पहुंच गए, ए पे पहुंच गए
कह रहा है द अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज अक्रॉस ईच एलिमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिकल सर्किट इन अ क्लोज्ड लूप इज 0, तो टोटल बराबर इज इक्वल टू 0 सर। टोटल हो जाएगा 0, यानी कि ये पूरा एक्सप्रेशन मिला करके आपको क्या आया, 0 आया। क्या बन गया, इक्वेशन बन गया। इक्वेशन बन गया, सॉल्व करेंगे आंसर आएगा, समझा। इक्वेशन बन गया, सॉल्व करेंगे आंसर आएगा। कोई डाउट? नो सर। चलो इसको नोट कर लो, फिर एक क्वेश्चन देता हूं। एक लूप पे सीखेंगे, फिर 2 लूप का सीखेंगे, है ना। करो, इसको नोट कर लो बेटा। अभी है हमारे पास 15 मिनट टाइम। एक क्वेश्चन करके थोड़ा आगे जरूर, कम ऑन डू इट। इसमें किसी को डाउट मुझसे पूछिए। If there is any doubt in the application of Kirchhoff's voltage law, you can ask. कुछ किताबों में क्या रहता है, घटता है तो पॉजिटिव करते हैं, बढ़ता है तो निगेटिव करते हैं, तो उल्टा लिख देंगे। देखो यहाँ घट रहा है तो जितने से घटेगा उसको लिख देंगे प्लस E1। फिर यहाँ भी घट रहा है तो क्या लिखेंगे, प्लस IR1। तो जहां जहां घटेगा वहां प्लस कर देते हैं, जहां बढ़ेगा माइनस कर देते हैं, तो बात बराबर हुआ ना। बस सारा माइनस कॉमन आ जाएगा। तो उसमें थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे क्यों नहीं अच्छा लगता, थोड़ा अजीब लगता है। घट रहा है तो घट रहा है तो जोड़ रहे हैं, है ना, ऐड कर रहे हैं, और बढ़ रहा है तो माइनस कर रहे हैं, उल्टा हो गया। हम सीधा है एक ही चीज, समझे। घट रहा है तो घटा देंगे, बढ़ रहा है तो बढ़ा देंगे, ये सीधा लगता है ना। घट रहा है तो माइनस करेंगे, बढ़ रहा है तो प्लस करेंगे। काम तो सीधा काम करेंगे भाई, सीधे साधे आदमी हम लोग, उल्टा काम नहीं करना है। चलो नोट कर लिया, इज दिस नोटेड? यहां से आपको आई निकल, यहां से आई कैसे आ जाएगा बताओ। यहां से ऐसे आई कॉमन ले लेते, I1 I2 I3, इसको उधर ले जाओ, तो -1 प्लस E2 माइनस E3 इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस, हो जाएगा, बोलो होगा ना। यहां से I क्या हो जाएगा, दिस I विल बी इक्वल टू E2 माइनस 1 माइनस E3 एंड होल डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, है ना। मैं ऊपर लिख देता हूं, I क्या आ गया आपका, I क्या आ गया बेटा, I आ गया E2 माइनस E1 माइनस E3 होल डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 प्लस R3। तो देखो अगर इनकी वैल्यू दिया हुआ है तो ये सब तो I निकल जाएगा, I दिया रहेगा तो इसमें से कोई निकल जाएगा। तो एक इक्वेशन बना है, एक चीज निकल सकता है, समझा। ये कर लो यहां से। ये बात क्लियर हुआ, बताइए, बोलिए, क्या यहां तक क्लियर है? जी सर। यस सर। ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन। यहां तक नोट हो गया? शुड आई रब इट? यस सर। चलिए फिर मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, यू शुड डू दैट क्वेश्चन नाउ। बेटे एक क्वेश्चन करो आप लोग। फाइंड द electric current in the following circuit। बना रहा हूं, आप इलेक्ट्रिक करंट फाइंड करेंगे।
करिए, सॉल्व इट, है ना। इसको सॉल्व करिए। फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट इन द फॉलोइंग सर्किट। इससे मैं रब कर रहा हूं, इसमें और पूछूंगा। ये तो पहला पार्ट हो गया का। इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट पॉइंट मान लेते हैं कुछ ए बी सी डी। फाइंड द चार्ज that crosses the point A in 1 minute. Find the charge that crosses the point A in 1 minute. है ना। चलिए, डायरेक्शन ऑफ करंट तो पता ही चल जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, करिए। इस दो पार्ट को करो बेटा। समझ में आ रहा है क्वेश्चन सभी को? यस सर। हाँ, देन स्टार्ट सॉल्विंग दिस। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको किरचॉफ्स लॉ के फर्दर एप्लीकेशंस दिखाऊंगा, है ना। जो नेक्स्ट वीक में क्लास होगी वहां पे सर्किट, कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में हम अप्लाई करेंगे और सीरीज पैरेलल भी पढ़ेंगे, है ना। एक दो क्वेश्चन देखेंगे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट का, and we will study about the series and parallel combination of resistance also and Wheatstone bridge also। तो ये सारी चीजें हम लोग अगले वीक में कवर करेंगे। सर्किट खत्म हो जाएगा, बस इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट बचेगा जो कि नेक्स्ट वीक में। चलिए, यहां तक आप लोग करो। सो इन द नेक्स्ट 2 वीक दिस चैप्टर विल बी ओवर। जरूरत पड़े है मैं अगले या उसके अगले वीक एक एक्स्ट्रा क्लास भी ले, उसके अगले वीक ले लूंगा, इस वीक में, है ना, कमिंग वीक के बाद। और इसको खत्म कर देंगे चैप्टर। 11th वालों को बस अगले वीक तक करना है, 2 क्लास करेंगे, आपका काम खत्म हो जाएगा। हो गया बेटा? आंसर क्या है सर इसका? व्हाट इज द करंट? 1.8 आया सर। 1.8 एम्पियर। यस सर। बराबर कर रहे हो। तो 1/3 है। 1/3 इज द करेक्ट आंसर। हाँ, तो 1/3 आ गया। करो करो, निकालो। वन बाई 3 आएगा। चेक कर लो, फिर से कर लो चेक। मुझे लगा कि गड़बड़ हो रहा है। अभी भी गड़बड़ कर रहे हो। 1/3 भी नहीं आएगा। सर 3/13। हाँ 3/13। कम ऑन करो। तो 1/3 नहीं है। 1/3 है क्या? चेक कर लो। माइनस प्लस +6 -10 नहीं, 1/3 भी नहीं है। -16 नहीं बच्चा। चलो मैं बताता हूँ, आप लोग गड़बड़ कर रहे हैं। कैसे मूव करना चाहते हैं?
बोलिए कैसे मूव करना है, क्लॉक या ए एंटी से क्लॉक? क्लॉक सर। चलो क्लॉक कर लेते हैं, ए से, हाँ ए से करते हैं, क्लॉक मूव करते हैं ऐसे। चलो ए से स्टार्ट करते हैं, जरूरत नहीं है आप लोग लिखना, मैं ए से स्टार्ट कर रहा हूँ, क्लॉक मूव कर रहा हूँ, एक एक करके जंप करो। मान लो क्लॉक मूव करो, करंट भी क्लॉक ही ले, करंट भी क्लॉक ले लो, चलो है ना। तो क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा, उस आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा, एंटी क्लॉक हो जाएगा करंट, है ना। माइनस हम कुछ भी मान, -5/9 इज द करेक्ट आंसर, यानी कि करंट हो गया 5/9 एम्पियर। करंट इज 5/9 एम्पियर इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज द करेक्ट आंसर। माइनस देखो ध्यान देना आएगा तो ना मेरा बेटा, मैंने क्या, माइनस साइन का क्या मतलब है ये बोलो, मैंने क्या बताया अभी। माइनस साइन का क्या मतलब है कि हमने करंट का डायरेक्शन उल्टा मान लिया है जो एक्चुअली में होगा, समझा? यस सर, -5/9 आया सर। बेटा समझा सुजल? बेटा माइनस साइन का मतलब क्या है? simply implies that we have taken the opposite direction of the current and actual direction which is there in the circuit. Is that clear? आप उलट के ले लीजिए 5/9 आ जाएगा, आप एंटी क्लॉकवाइज ले लीजिए +5/9 आ जाएगा। आने का मतलब क्या है कि क्लॉक करके करंट किधर है, एंटी क्लॉक। ये बात समझे? प्लीज रिप्लाई। यस सर। बोलो बेटा, है ना। आप करंट उल्टा मान के कर लो, 5/9 आ जाएगा, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज मान के -5/9 आ रहा है, तो ये सिर्फ इतना ही बता रहा है कि करंट उल्टा है, आपने ले लिया है। तो गलत कहा हुआ आंसर, सही आंसर। आप देखो क्वेश्चन में नहीं लिखता है क्लॉक और माइनस एंटी क्लॉक, आंसर -5/9 नहीं है, आपका आंसर 5/9 ही है ना। लेकिन आप इक्वेशन से -5/9 आया, तो आप कहने का मतलब ये है कि आपका करंट एंटी क्लॉकवाइज होगा, इतनी सी बात है ना। तो फाइनल आंसर इज 5/9 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दैट इज द आंसर। तो लीजिए यहां पर ए पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, मूव करते हैं, यहां से यहां जाइए, कितना लेंगे, माइनस से प्लस जाए ना। छोटा वाला डंडा निगेटिव होता है, बड़ा वाला डंडा पॉजिटिव होता है बैटरी का। तो बोलते जाओ, इसको जंप करो, ऊपर में एक ही को जंप करना है, तो क्या आएगा, +6 आएगा, बोलो +6 आएगा। यस सर। हाँ पीयूष क्या बोल रहे हैं बताइए बेटा, इसमें दिक्कत, आवाज नहीं आ रही है आपकी ना, बिल्कुल नहीं आ रही है। रूल को रिफर करिए जो मैंने बैटरी वाला, निगेटिव से पॉजिटिव जाने पे वोल्टेज बढ़ता है बैटरी में, ठीक है। ओके चलो ठीक। हाँ तो यहाँ जो है माइनस से प्लस गए, तो माइनस से प्लस गए तो प्लस, अब करंट हमारा इसी डायरेक्शन में लिए क्लॉकवाइज, तो करंट के डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, घटेगा, रेसिस्टर में घटेगा, तो -2i है ना। अब प्लस से माइनस जा रहे हैं तो घटेगा, -10 माइनस गए, करंट के डायरेक्शन, करंट तो ऐसे ही जा रहा है, तो क्या हो जाएगा -3i, -3i। अब यहां देखो -4i, सब जगह करंट आई होगा, सेम ही लूप है ना, जो करंट यहाँ है वही आ जाएगा, वही आ जाएगा, -4i। और यहाँ करंट से कोई मतलब नहीं है बैटरी को, है ना, तो प्लस से माइनस जा रहे हैं, तो प्लस से माइनस जा रहे हैं, -1, नेट विल बी, वापस ए पे नेट विल बी 0। इक्वेशन आ गया, अब सॉल्व कर देंगे। 6 ये क्या हो गया, -2i, -9i, एक मिनट, -9i इक्वल टू 0। इसका मतलब 9i इक्वल टू -5, 6 - 11, यानी कि i इक्वल टू -5/9 एम्पियर।
minus sign. What is signified by the minus sign? Minus sign shows that the direction of electric current will be opposite to the direction assumed above in the circuit. अब देखो कई बार क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या सब्जेक्टिव जो भी है, आपको दिखा देगा क्वेश्चन में यही डायरेक्शन लेना है, क्लॉकवाइज लेना है, फिर पूछेगा आंसर क्या होगा -5/9 एम्पियर, क्योंकि जब क्वेश्चन में डायरेक्शन दिखा दिया, ध्यान से सुनो, क्वेश्चन में डायरेक्शन दिखा दिया देंगे -5/9 एम्पियर, है ना। क्वेश्चन में कोई डायरेक्शन नहीं दिया, आप अपने मन से ले रहे हैं, तब फिर अगर आपका क्लॉकवाइज में निगेटिव आया है तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, आपका फाइनल आंसर जो हो जाएगा, योर फाइनल आंसर इज I equal to 5 या करंट इक्वल टू current in circuit is 5/9 ampere, is 5/9 ampere in anti-clockwise direction. Anti-clockwise को counter-clockwise भी कहते हैं, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, है ना। तो याद रखना एंटी क्लॉकवाइज को काउंटर क्लॉकवाइज भी कहा जाता है, तो काउंटर क्लॉकवाइज से कंफ्यूज मत होइएगा, एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज एक ही चीज होता है। इज दैट क्लियर? आपका आंसर क्या है? करंट इन सर्किट इज 5/9 एम्पियर इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन या काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। समझे बच्चों? बेटे इज दिस क्लियर? यस सर। सर चार्ज कितना आएगा सर? क्या चार्ज सर निगेटिव में आएगा। मेरा बच्चा चार्ज कितना आएगा? नहीं, चार्ज निगेटिव क्यों होगा? चार्ज का तो वैल्यू पूछा है ना। करंट हो गया 5/9 एम्पियर। हाँ। अब देखो सेकंड पार्ट करंट तो 5/9 एम्पियर हुआ ना, माइनस तो आपने माना ना बेटा, माइनस तो आपके कारण आया है ना, क्योंकि आपने डायरेक्शन गलत लिया सॉल्यूशन के समय। गलत नहीं लिया, इसको गलत नहीं कहते, अपोजिट कहो। गलत कुछ भी नहीं है, अपोजिट डायरेक्शन, समझा? तो यहाँ पर अब जो सॉल्यूशन में है हमारा सेकंड पार्ट में हम क्या यूज करेंगे? हम यूज करेंगे सिंस I equal to delta Q by delta T and this implies delta Q will be equal to I delta T। तो I कितना हो गया? 5/9 एम्पियर मिनट है, यानी कि 60 सेकेंड। 1 कैसे हो गया? 1 मिनट। SI यूनिट में कौन करेगा कन्वर्ट? बोलो, SI यूनिट में कन्वर्ट कौन करेगा? 60 सेकेंड। तो ये कितना हो जाएगा, है ना? 9 ये कटेगा लगभग, यानी कि 3 से कटेगा तो 20 हो जाएगा ना। 3 से कटेगा तो सॉरी यहाँ 20 हो जाएगा। 20 into 5 that is 100/3 कूलम, है ना। 100/3 यानी कि 33.33 कूलम, है ना। कूलम को C भी लिखते हैं, कैपिटल C इज द यूनिट। सो दिस मच चार्ज हैज फ्लोन थ्रू पॉइंट A इन 1 मिनट, है ना। समझा? सोचो कितना ज्यादा चार्ज होता है, 1 कूलम ही बहुत बड़ा चार्ज होता है, ये तो बहुत ज्यादा चार्ज हो गया। अगर एक्युमुलेट होने लगा तो क्या होगा? मैंने क्या बताया था कि अगर 1 कूलम का भी चार्ज हो गया तो वो आपको कम से कम एक पहाड़ उठाने के बराबर फोर्स लगाएगा, नहीं लगाएगा? समझ रहे हो? तो इतना चार्ज हो जाएगा तो कितना फोर्स लगेगा, है ना। अगर आपके घर में 2 पॉइंट पे अगर वायर में चार्ज एक्युमुलेट हो गए इतने ज्यादा 1 मिनट में, तो उनके बीच में इतना फोर्स लगेगा कि आपका घर का पूरा बिल्डिंग क्रैश कर जाए। समझ रहे हैं? ओके, जोड़ लो ना। 2 पॉइंट पे मान लो 2 मीटर की दूरी पे है या 3 मीटर की दूरी पे, एक रूम के 2 पॉइंट पे इतना चार्ज आ गया,
तो लगा लो जरा k q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर लगा लो। k की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ये हो गया 33 इंटू 33 बाई आर स्क्वायर। चलो 2 मीटर की दूरी पे तो 4 से डिवाइड कर दो। देखो कितना न्यूटन हो रहा है, कितना न्यूटन हो रहा है। लग रहा है जैसे कि एक पहाड़ गिर गया हो आपके घर पे। समझ रहे हैं? बोलो, समझा बेटा? यानी कि एक पॉइंट से कितना चार्ज क्रॉस कर रहा है, दिख रहा है? 1 मिनट में इतना ज्यादा चार्ज क्रॉस किया है। ये बात समझ में? बोलिए। यस सर। तो अगर आपका चार्ज एक्यूमुलेशन हो में एक पॉइंट पे, तो इसका मतलब है कितना ज्यादा फोर्स लगेगा कि इट कैन क्रैश द इंटायर बिल्डिंग, है ना? ऐसा तो कुछ होता नहीं है। उतना चार्ज एक्यूमुलेट होने से पहले वायर ही क्रैश कर जाएगा, इलेक्ट्रिकल सर्किट ही जल जाएगा, है ना? वायर ही, समझ रहे हैं? वायर में ही आग लग जाएगा, इतना ज्यादा फोर्स डेवलप होगा तो, इतना एनर्जी डेवलप होगा तो। समझ रहे हैं? इस एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज नहीं होता। अगर थोड़ा सा कुछ 0.1 0.2 सेकेंड के लिए भी अगर चार्ज किसी जगह हो गया सर्किट में, तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा या सर्किट ब्रेक हो जाएगा। समझ रहे हैं? बोलिए। इसलिए चार्ज स्टेडी स्टेट में कहीं भी एक्यूमुलेट नहीं होता है। जितना यहाँ जा रहा है उतना ही जा रहा है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, गोल घूम रहा है, एक्यूमुलेट कहीं नहीं हो रहा है। नेट चार्ज 0 है हर जगह। ये बात क्लियर है? बोलो। तो आज बच्चों यहीं तक हम लोग रखते हैं आज की क्लास को।